Hello student, this is Pankaj Ziman, faculty member of SBS Law College, Shri Ganganagar. We are studying interpretation of statutes and principles of the legislation. And next question is, what is logical interpretation? तो logical interpretation क्या होती है, इसको हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, इंटरप्रटेशन जो है उसके दो रूल हैं आपके पास बेसिकली। एक है आपके पास लिटरल और ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन, और दूसरा है लॉजिकल इंटरप्रिटेशन। ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन का यूज़ तब किया जाता है अगर किसी भी स्टैट्यूट की लैंग्वेज क्लियर है, अनएम्बिगुअस है, तो उस सिचुएशन में उसका क्लीन मीनिंग, नेचुरल मीनिंग निकालने की कोशिश की जाती है, ग्रामेटिकल मीनिंग उसकी निकालने की कोशिश की जाती है। उसमें किसी तरीके की जो है चेंजेस करने की कोशिश जो है नहीं की जाती है, उसका लिटरल मीनिंग जो है वहाँ पे निकाला जाता है। लेकिन अगर उस स्टैट्यूट के अंदर जो है उस उस कानून की जो है इंटेंशन क्लियर नहीं हो पा रही है, अगर उसमें जो लैंग्वेज यूज़ की गई है, जो वर्ड यूज़ किए हैं, जो मोर देन वन मीनिंग वहाँ पे दे रहे हैं, या उसकी लैंग्वेज जो है अनक्लियर है, एम्बिगुअस है, तो उस कंडीशन में लॉजिकल इंटरप्रिटेशन का यूज़ वहाँ पे किया जाता है। उस कंडीशन में कोर्ट जो है लॉजिक लगाने की कोशिश करती है, उस एक्ट की रियल इंटेंशन, उसके ऑब्जेक्ट को जो है देखने की कोशिश करती है, उस एक्ट को थॉरली स्टडी वहाँ पे किया जाता है और एक मीनिंग जो है उसके अकॉर्डिंग फिर निकाला जाता है। लॉजिकल इंटरप्रिटेशन मीन्स एन इंटरप्रिटेशन दैट मीट्स द टेस्ट ऑफ द लॉजिक देयर बाय फुलफिल द इंटेंट ऑफ द लेजिस्लेचर। तो वहाँ पे लॉजिक लगाया जाता है ताकि उस कानून की इंटेंशन को फुलफिल किया जा सके। इट इज़ अ बेस्ड ऑन द प्रूडेंस, ये जो है आपकी समझदारी पे डिपेंड करता है। दिस रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन नाउन एज मैनी नेम सच एज डॉक्ट्रिन ऑफ लिबरल इंटरप्रिटेशन भी इसको बोलते हैं, सेंटिटिया लेजिस भी इसको बोलते हैं, मीन्स सोशल एंड हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन भी इसको बोलते हैं। तो बड़े नाम से इसको पुकारा जाता है। द टास्क ऑफ द लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टैट्यूट इज नॉट एज ईजी एज इट अंडरस्टूड। तो इतना आसान नहीं है लॉजिकल इंटरप्रिटेशन करना, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा लॉजिक वहाँ पे लगाना पड़ता है और उस एक्ट का जो मेन इंटेंशन है, ऑब्जेक्ट है, उसको भी फुलफिल करना होता है। अंडर दिस द कोर्ट हैव टू स्टडी द कॉन्स्टिट्यूशन टू फाइंड आउट द इंटेंट ऑफ द लेजिस्लेचर। तो इस कंडीशन में क्या किया जाता है, पूरे उस एक्ट के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा जाता है, पूरे उस लॉ को पढ़ा जाता है और उसका जो है उस लेजिस्लेचर, उस कानून की इंटेंशन के अनुसार एक मीनिंग निकालने की कोशिश जो है की जाती है। एन श्रद्धामणि वर्सेस जी अलेक्जेंड्रा का केस है। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट हेल्ड दैट द लॉजिकल इंटरप्रिटेशन इन्वॉल्व्स द consideration of the conditions and the circumstances that lead to the creation of the statutes। तो लॉजिकल इंटरप्रिटेशन में बेसिकली क्या होता है, आप कंसिडर करते हैं वो कंडीशन और सर्कमस्टांसेस जिसमें उस स्टैट्यूट को, उस लॉ को क्रिएट किया गया है, मतलब क्रिएट कराने का मेन पर्पस क्या था, इसको आप यहाँ पे देखते हैं। वन ऑफ दिस इज सोशल इंटरेस्ट। और जनरली क्या कंडीशंस होती हैं, क्या ऑब्जेक्ट होता है, वो होता है सोशल इंटरेस्ट होता है, कहीं ना कहीं किसी न किसी का समाज के हित में ही वो कानून बनाया होता है। इसको हम उसकी कंडीशन और सर्कमस्टेंसेस देखने की कोशिश करें ताकि इसका मीनिंग जो है निकाला जा सके। वाइल मेकिंग लॉजिकल इंटरप्रिटेशन स्टैट्यूट्स द कोर्ट ऑल्सो हैज़ टू कीप इन माइंड द फॉलोइंग पॉइंट्स। जब भी एक कोर्ट जो है लॉजिकल इंटरप्रिटेशन स्टैट्यू करती है तो इन चीज़ों का ध्यान में रखती है। नंबर वन, द हिस्टोरिकल बेसिस और एलिमेंट बिहाइंड द पैसेज ऑफ द स्टैट्यूज। उस कानून को बनाने के पीछे वो हिस्टोरिकल बेसिस क्या है, एलिमेंट्स क्या है, रिक्वायरमेंट ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी की रिक्वायरमेंट क्या है, इम्पेरेटिव एंड डेलिबरेबिलिटी ऑफ द स्टैट्यूट। उस स्टैट्यूट में जो है डेलिबरेबिलिटी है, क्या चीज़ें जो है करने की कोशिश की गई हैं, उनको जो है इन चीज़ों को हमेशा ध्यान में रखा जाता है। देखिए कब यूज़ किया जाता है, व्हेन द लैंग्वेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ क्लियर एंड अनएम्बिगुअस। अगर किसी भी कानून की या लॉ की या कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज क्लियर है, अनएम्बिगुअस है, देन उसका जो है लॉजिकल इंटरप्रिटेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। लॉजिकल इंटरप्रिटेशन तभी की जाती है जब लैंग्वेज क्लियर नहीं होती है, लैंग्वेज जो है अनिश्चित होती है, एम्बिगुअस होती है, अस्पष्ट होती है, द इंटेंट ऑफ द लेजिस्लेशन नॉट नोन। कानून किस पर्पस से बनाए उसकी इंटेंशन क्लियर नहीं हो पा रही है। द लिटरल इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड इज गिविंग अनवांटेड अनकंसिस्टेंट। और लिटरल इंटरप्रिटेशन वहाँ पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लिटरल इंटरप्रिटेशन से जो वर्ड दिए गए हैं उनके अनवांटेड मीनिंग जो है, इनकंसिस्टेंट रिजल्ट जो है वहाँ पे उसके आ रहे हैं। Broadly, we can say that the logical interpretation statute is required when there are a defect in the constitution। तो बेसिकली लॉजिकल इंटरप्रिटेशन का यूज़ हम तब करते हैं जब पूरे उस कॉन्स्टिट्यूशन में, मीन्स उस लॉ में या उस स्टैट्यूट में जो है कोई डिफेक्ट है, तो उस कंडीशन में किया जाता है। और ये डिफेक्ट कैसे हो सकते हैं, ये देखिए आप। पहले एम्बिग्यूटी, अस्पष्टता है। अगर
लैंग्वेज जो है अस्पष्ट है, एम्बिग्यूटी है, उसमें क्लियर नहीं है, मल्टीपल लैंग्वेज यूज़ की जा रही है। इन सच सिचुएशन इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू गो टू द बॉटम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू फाइंड आउट द इंटेंट ऑफ द लॉ। तो इस कंडीशन में ये कोर्ट की जिम्मेवारी बन जाती है जब उस पूरे लॉ स्टैट्यूट की जो है लैंग्वेज जो है क्लियर नहीं है, मल्टीपल मीनिंग वहाँ पे निकल रही है, तो ये कोर्ट की जिम्मेवारी बन जाती है कि लेजिस्लेचर कानून की जो है रियल इंटेंशन को सामने लाने की कोशिश की जाए। तेज कुमार बालकृष्ण रुइया वसी एक के मैन के केसेस में यही बोला गया, द सुप्रीम कोर्ट दैट देयर अ स्टैट्यूट हैज़ मल्टीपल मीनिंग, ऐसा कानून जिसके बड़े सारे मीनिंग रखे हैं तो फिर मीनिंग शुड बी अडॉप्टेड दैट द न्यूट्रस द इट्स कॉन्स्टिट्यूशनलिटी। तो फिर मीनिंग उस तरीके से निकाला चाहिए ताकि उसकी संवैधानिकता को बचाया जा सके, मीन्स उसके उस एक्ट के पर्पज़ को पूरा वहाँ पे किया जा सके। दूसरा आपके पास इनकन्सिस्टेंसी, अगर उस कानून में उस स्टैट्यूट में इनकन्सिस्टेंसी है, असंगत उसमें है, तो लॉजिकली द सेकंड फ्लो ऑफ द लैंग्वेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसिडर्ड इनकन्सिस्टेंसी, इट कंटेन द लैंग्वेज ऑफ द स्टैट्यूट्स। तो कंसिस्टेंसी कब होती है? जब उसके मल्टीपल मीनिंग लिख रहे हो या फिर उस कानून को कोई मीनिंग ना निकल रहा हो, मीनिंग अनक्लियर हो, या उस कानून का जो ऑब्जेक्ट है उसके कॉन्ट्ररी हो, या वो जो मीनिंग यूज़ किया गया है, मीनिंग ऑफ द स्टैट्यूट इज़ वॉइड, तो कानून का जो मीनिंग है वो ही क्या है, शून्य है। इन सभी सिचुएशन में जो है जो भी इनकन्सिस्टेंसी है उनको रिवोक वहाँ पे करने की कोशिश की जाती है। इनकम्प्लीटनेस, कई बार जो है कानून कंप्लीट नहीं होता है, उसमें कंप्लीशन की ज़रूरत होती है, तो वो भी जो है लॉजिकल इंटरप्रिटेशन के थ्रू की जा सकती है। द थर्ड फ्लो इन द कॉन्स्टिट्यूशन में बी इन परफेक्शन, मैनी टाइम्स द लैंग्वेज ऑफ स्टैट्यूट्स हैज़ अ क्लियर एंड डेफिनेट मीनिंग बट द सम ऑब्जेक्ट आर लेफ्ट। कई बार जो है किसी कानून की जो भाषा होती है, उसके जो वर्ड होते हैं वो क्लियर होते हैं, डेफिनेट होते हैं, लेकिन उसका ऑब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट जो होता है, कई बार वो रह जाता है। That is, there is no system about them. In such situation, the court has filled such a gap with the help of the logical interpretation. तो इस गैप को कोर्ट जो है लॉजिकल इंटरप्रिटेशन से पूरा कर सकती है और उसको एक कंप्लीट स्टैट्यूट बना सकती है। एम्बिग्यूटी भी होती है, अस्पष्टता भी बड़ी बार होती है। मैनी टाइम्स देयर इज़ अ पीरियड ऑफ एम्बिग्यूटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो एम्बिग्यूटी भी कई बार होती है। दिस यूजली हैपन व्हेन द फॉर्मल वर्ड आर यूज्ड इन द स्टैट्यूट, जब उस स्टैट्यूट में फॉर्मल वर्ड यूज किए जाते हैं तो एम्बिग्यूटी आ जाती है। सच एज और एंड, तो और एंड ऐसे वर्ड हैं जो कि कॉमन लगते हैं लेकिन ये एम्बिगुअस वर्ड हो जाते हैं और यहाँ पे फिर उस एक्ट का जो एक्चुअल में इंटेंशन है वो क्लियर नहीं हो पाता है, तो ये कोर्ट की ड्यूटी होती है कि वो उसको क्लियर करे। और एंड वर्ड जो है उनको लॉजिकली इंटरप्रेट करने की जरूरत जो है वहाँ पे होती है। लैक ऑफ इंटेंट, कई बार क्या होता है कोई स्टैट्यूट ऐसा होता है जिसमें उस एक्ट का जो मेन इंटेंशन है वो क्लियर नहीं हो पा रहा है। इट यूजेज सच लैंग्वेज ऑफ वर्ड विच नॉट एबल टू एक्सप्लेन द इंटेंट ऑफ द लैंग्वेज इट सेल्फ और टू सेल्फ कंटेन दैट मेक द इंटेंशन ऑफ द लैंग्वेज कुड नॉट बी क्लियर। कई बार ऐसे वर्ड वहाँ पे ऐसी लैंग्वेज यूज़ की जाती है जिससे उस एक्ट का जो रियल इंटेंशन है, भाषा जो उसकी है वो क्लियर नहीं हो पाती है और कोर्ट यहाँ पे फिर ट्राई टू इंटेंट द लेजिस्लेचर बाय द लॉजिकल इंटरप्रिटेशन। तो उस कंडीशन में लॉजिकल इंटरप्रिटेशन का यूज़ करके कोर्ट जो है उस एक्ट की इंटेंशन को क्लियर करने की कोशिश जो है वहाँ पे करती है। तो इसको जो है हम यहाँ पे क्या मानेंगे, डिफेक्ट्स मानेंगे। ये आपके क्या है, डिफेक्ट है, लैक ऑफ इंटेंट, एम्बिग्यूटी, इनकम्प्लीटनेस या इनकन्सिस्टेंसी या एम्बिग्यूटी जो है ये आपके पास क्या है, यहाँ पे डिफेक्ट है लॉजिकल इंटरप्रिटेशन में। तो क्या क्या रूल्स फॉलो किए जाते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बता रखे हैं। एक्सप्लेन द रूल ऑफ लॉजिकल इंटरप्रिटेशन, जैसे आपने ग्रामेटिकल लिटरल ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन में कुछ रूल्स वहाँ पे स्टडी किए, उसी तरीके से लॉजिकल इंटरप्रिटेशन में भी रूल जो है स्टडी यहाँ पे किए जाते हैं। लॉजिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है ये आपने पढ़ लिया। जब किसी भी स्टैट्यूट की लैंग्वेज में डिफेक्ट है, डिफरेंट मीनिंग वहाँ पे यूज़ किए जा रहे हैं या फिर लिटरल और ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन वहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो उस कंडीशन में आप लॉजिकल इंटरप्रिटेशन का यूज़ करते हैं। और क्या क्या रूल्स आप फॉलो करते हैं यहाँ पे बता रखे हैं। सबसे पहला रूल है रीडिंग द स्टैट्यूट टुगेदर। तो जब भी आप एक लॉजिकल इंटरप्रिटेशन करें या कोर्ट जो है लॉजिकल इंटरप्रिटेशन करती है तो पूरे स्टैट्यूट को जो है रीड किया जाता है, उसको सारे एक्ट को सबसे पहले क्या किया जाता है, रीड किया जाता है। द फर्स्ट रूल ऑफ लॉजिकल इंटरप्रिटेशन, रीड द स्टैट्यूट टुगेदर टू एसर्टेन द इंटेंट ऑफ द लेजिस्लेचर। ऐसा इसलिए किया जाता है कि सबसे पहले जो है इंटेंशन क्या है उस कानून की, उसको निकाला जाता है। द कॉन्स्टिट्यूशन और सम पार्ट देयर ऑफ इज रिक्वायर्ड टू बी रीड टुगेदर। बड़े सारे ऐसे पार्ट होते हैं
उसको जो है साथ में रीड करना जरूरी होता है. इट इज़ नॉट एप्रोप्रिएट टू मेक एनी सेंस बाय रीडिंग वन पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इग्नोरिंग द अदर पार्ट. तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप एक पार्ट को पढ़ के जो उसकी इंटेंशन को क्लियर कर दें. आपको सभी पार्ट्स को पढ़ना होगा, फिर आपको उसकी लॉजिकल इंटरप्रिटेशन वहाँ पे करनी होगी. गोदावत पान मसाला प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है, AR 2004 सुप्रीम कोर्ट का केस है. द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द वन प्रोविजन ऑफ द एक्ट इज़ टू बी कंस्ट्रक्टेड विद द रेफरेंस टू द अदर प्रोविजन एक्ट. तो किसी भी एक्ट का वन प्रोविज़न जो है उसको कंस्ट्रक्ट किया जाना चाहिए दूसरे प्रोविज़न के अकॉर्डिंग. स्टैट्यूट दस आर टू बी रीड एज अ होल. तो सबसे बड़ी बात यह है कि कानून को जो है पूरे तरीके से पूरा जो है उसको अच्छे से उसको रीड करना चाहिए, एज ए होल उसको रीड वहाँ पे करना चाहिए. PS सत्थापन वर्सेस आंध्र प्रदेश लिमिटेड हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का केस है. इट स्टेट्स दैट द सेविंग क्लॉज इन द सेक्शंस टू बी इंटरप्रेटेड बाय रीडिंग सेक्शन एज अ होल एंड हार्मोनियस. तो सेविंग क्लॉज दे रखे होते हैं, उनको जो है इंटरप्रिटेट जो है जो उनका हार्मोनियस होल मीनिंग जो बता रखा है सेक्शन का, उसके अकॉर्डिंग जो है सेविंग क्लॉज का यूज़ वहाँ पे किया जाना चाहिए. इट वॉज डिसाइडेड इन द मैटर ऑफ कनाडा शुगर रिफाइनिंग कंपनी वर्सी आर का केस है, दैट ईच provisions of the statute should be construed with a reference to it and other provision. Different words used in the different places should not have the different meaning. तो सभी प्रोविज़न और उसके जितने भी प्रोविज़न उनको एक ही रेफरेंस में उनको यूज़ किया जाना चाहिए, तभी जो है एक अच्छे से इंटरप्रिटेशन वहाँ पे हो सकती है. तो सबसे पहले उस पूरे स्टैट्यूट को जो है पूरा जो है रीड करने की ज़रूरत वहाँ पे होती है. सेकंड आपके पास यहाँ पे प्रोविज़न नॉट टू बी सर्व्ड. द सेकेंड रूल ऑफ लॉजिक इंटरप्रिटेशन, द प्रोविजंस आर नॉट सेपरेटेड. उनको सेपरेट करने की जरूरत वहाँ पे नहीं होती. प्रोविजन को आप सेपरेट ना करें, एज होल उसको स्टडी करें. ये आपने पहले पॉइंट में भी पढ़ा. द प्रोविजन ऑफ द स्टैट्यूट शुड नॉट बी सेपरेटेड टू एसर्टेन द इंटेंट ऑफ द. किसी भी प्रोविज़न जो है उसको पूरे एक्ट से अलग करके नहीं पढ़ना चाहिए ताकि उसकी आशय को एसर्टन करने के लिए. द कोर्ट शुड नॉट फोकस ऑल इट्स अटेंशन ऑन द डिस्प्यूटेड प्रोविजन इटसेल्फ एंड कंसीडर ऑल द प्रोविजन ऑफ द स्टैट्यूट. तो किसी भी प्रोविज़न को जो है उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के पर्पज़ से नहीं पढ़ना चाहिए, उसको एज अ होल पढ़ना चाहिए. बिकॉज द पर्सन ड्राफ्टिंग द लॉ टेक्स इनटू अकाउंट ऑल द प्रोविजन ऑफ द स्टैट्यूट व्हाइल ड्राफ्टिंग ईच ऑफ द प्रोविजंस. तो वो सिर्फ वही प्रोविज़न को फोकस करता है जो कि उसके पर्सपेक्टिव से सही है. तो किसी भी प्रोविज़न को किसी भी एक्ट के अंडर जो सेपरेट नहीं करना है, उसको एज ए होल ही स्टडी करना है ताकि इंटेंट को जो है कानून के जो इंटेंशन ऑब्जेक्ट है उसको एसर्टन किया जा सके. रिमूविंग द वर्ड इनकन्सिस्टेंसी. इसके अलावा जो इनकन्सिस्टेंट वर्ड है उसको अब रिमूव वहाँ पे किया जा सकता है. द थर्ड लॉ ऑफ लॉजिकल इंटरप्रिटेशन इज टू रिमूव इनकन्सिस्टेंसीज इन द वर्ड. तो वर्ड में जितनी भी इनकन्सिस्टेंसी हैं उनको जो है रिमूव वहाँ पे किया जाता है. समटाइम देयर इज़ इनकन्सिस्टेंसी इन द वर्डिंग ऑफ द स्टैट्यूट्स. कई बार जो है उस कानून की जो लैंग्वेज भाषा होती है उसमें इनकन्सिस्टेंसी होती है. देयरफॉर ऑल द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी रीड टुगेदर टू रिमूव सच इनकन्सिस्टेंसी. तो इस कंडीशन में उस कॉन्स्टिट्यूशन के सारे प्रोविज़न को जो है इकट्ठे ही रीड करना चाहिए ताकि उस इनकन्सिस्टेंसी को रिमूव किया जा सके. वेयर एवर देयर अपेयर्स टू बी द इनकन्सिस्टेंसी इन द मल्टीपल प्रोविजन, द कोर्ट शुड ट्राई टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन them. One of such provisions is required to be accepted and one should be rejected, and while doing so the court should pay attention to the intention of the arbitrator and reasonable interpretation. तो किसी एक प्रोविज़न को जो है वहाँ पे एक्सेप्ट किया जा सकता है, दूसरे प्रोविज़न को वहाँ पे रिजेक्ट किया जा सकता है ताकि इंटेंशन जो है वहाँ पे क्लियर हो सके. तो देखिए यहाँ पे वर्ड को रिमूव करने की बात नहीं है, उस वर्ड में जो इनकन्सिस्टेंसी है उसको रिमूव करने की बात वहाँ पे की गई है. इसके अलावा नॉट कंसिडरिंग द कंसिक्वेंसेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात. द फोर्थ लॉ ऑफ द लॉजिकल इंटरप्रिटेशन, रिजल्ट आर नॉट कंसिडर्ड. उस इंटरप्रिटेशन का रिजल्ट क्या निकलेगा इसको कभी भी कंसिडर नहीं करना है. उस एक्ट का जब भी आप इंटरप्रिटेट करेंगे तो उसका क्या रिजल्ट निकलेगा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है. द गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन इज दैट व्हेन द लैंग्वेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज क्लियर एंड एम्बिगुअस. गोल्डन रूल तो यही है कि जब भी किसी कॉन्स्टिट्यूशन या किसी लॉ स्टैट्यूट की लैंग्वेज क्लियर होती है, अनएम्बिगुअस होती है, मतलब उससे अस्पष्टता नहीं होती है, देन इट शुड बी गिवन मीनिंग अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज. तो अब उसका मीनिंग जो है उस एक्ट की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग दिया जाना चाहिए. नो मैटर द कंसिक्वेंसेज आर, उसका कोई भी जो है रिजल्ट निकले
कोई भी परिणाम निकले ये इंपॉर्टेंट नहीं है। द कोड शुड नॉट बी डिस्प्यूटेड इन द मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉर शुड इट सी द लिटल इंटरप्रिटेशन रिजल्ट। कोड कभी भी जो है उस इंटरप्रिटेशन का एक्चुअल में क्या रिजल्ट होगा इसको कभी नहीं देगी। अगर को उस स्टैट्यूट की लैंग्वेज क्लियर है, अनएम्बिग्यूअस है, तो उसका तो उस कंडीशन में उस वर्ड का जो मीनिंग है उस एक्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए किसी भी इंटरप्रिटेशन को करना, और उसका क्या रिजल्ट निकलेगा ये भी कोर्ट को नहीं देखना होता है। इट इज़ द जॉब ऑफ द लेजिस्लेटर टू कंसिडर द कॉन्सिक्वेंसेज। ये लेजिस्लेटिव कानून बनाने वालों को ये पता होना चाहिए कि इस एक्ट का क्या कॉन्सिक्वेंसेज निकलेगा, क्या परिणाम निकलेगा। कोर्ट का जॉब ये नहीं है, कोर्ट का काम तो सिर्फ लेजिस्लेचर की इंटेंशन को जो है वो जो है बताना है, इंटरप्रिटेट करना है। इसके अलावा रैशनल डिज़ाइन, द फिफ्थ रूल ऑफ द लॉजिकल इंटरप्रिटेशन इज दैट द रैशनल स्ट्रक्चर्स ऑफ द स्टैट्यूट। तो तर्कहीन जो है स्ट्रक्चर, तर्कपूर्ण स्ट्रक्चर वहाँ पे होना चाहिए। स्टेटमेंट शुड बी इंटरप्रेटेड इन सच अ वे, स्टैट्यूट कानून को इस तरीके से इंटरप्रेट करना चाहिए ताकि उसमें किसी तरीके का कोई शरारत ना हो सके, मिसचीफ को स्टॉप किया जा सके। टू फुलफिल द इंटेंशन, कानून का जो आशय है उसका पूरा किया जा सके। इंटरनल ऑब्जेक्टिव स्टैट्यूट शुड नॉट बी इग्नोर्ड, और उस एक्ट का जो इंटरनल ऑब्जेक्टिव है वो भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। इन चीज़ों को ध्यान में रखना है, इस तरीके से आपको इंटरप्रिटेशन करनी है, रैशनल डिज़ाइन वहाँ पे बनाना है। पांडुरंग डगू पास्ते वसी रामचंद्र बाबूराव हार्वे का केस है। द लिटरल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट इज द ओनली इंटरप्रिटेशन दैट कैन बी फुलफिल इन हेल्पफुल इन फुलफिलिंग द इंटेंट ऑफ द लेजिस्लेचर। तो इसमें भी यही बोला गया लिटरल इंटरप्रिटेशन ही ऐसी है जिसके थ्रू जो है कानून बनाने का जो रियल इंटेंट है वो सामने आ सकता है और मिसचीफ को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। इक्विटेबल कंस्ट्रक्शंस, तो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी जस्टिस एंड प्योर कॉन्शियस हैव एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन इंटरप्रिटेशन। तो इंटरप्रिटेशन स्टैट्यूज में भी प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी जस्टिस और कंसाइंस का बहुत कॉन्शियस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। जब आपके पास कोई लॉ नहीं है, कोई पैमाना नहीं है, तो उस कंडीशन में आपको इक्विटेबल कंस्ट्रक्शन करनी है। मींस दोनों पार्टीज़ के साथ जस्टिस होना चाहिए, इंटेंशन लेजिस्लेचर का इंटेंशन भी क्लियर होना चाहिए, और उसकी लैंग्वेज जो है वो भी क्लियर और अनएम्बिगुअस जो है होनी चाहिए। उमा शंकर वर्सेस मानकलाल का केस है मध्य प्रदेश का। It should be given the same effect by following the express the covenant of the statute. When the court has to choose one of the two interpretation of the statute, it should choose the equitable interpretation. तो जब एक से ज़्यादा इंटरप्रिटेशन वहाँ पे कोर्ट कर रहा है तो उसको इक्विटेबल इंटरप्रिटेशन करना है, मतलब सबके साथ इक्विटी करनी है, न्याय करना है, बराबरी करनी है, किसी के साथ जो है गलत वहाँ पे नहीं होना चाहिए। इसके अलावा बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन, तो इसके अलावा लॉजिकल इंटरप्रिटेशन में सबसे बड़ा जो एक रूल है वो ये क्या है कि आप जब भी इंटरप्रेट करें तो वहाँ पे आप सोशल इंटरेस्ट देखें, बेनिफिट देखें, किसका, पब्लिक इंटरेस्ट वहाँ पे देखें। द सेवंथ रूल ऑफ द लॉजिकल इंटरप्रिटेशन इज द बेनिफिशियल स्ट्रक्चर ऑफ द स्टैट्यूट। इट इज़ वेल एस्टैब्लिश्ड दैट द ऑलमोस्ट ऑल द कॉन्स्टिट्यूशन हैव अ पब्लिक इंटरेस्ट। ये एक बात क्लियर होती है कि कोई भी लॉ बनाया जाता है तो उसका पर्पस क्या होता है, पब्लिक इंटरेस्ट होता है। देयरफॉर इट इज़ इंपॉर्टेंट टू कीप पब्लिक इंटरेस्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब भी आप इंटरप्रिटेशन करें, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन करें कोड, तो वो उसमें लोगों का इंटरेस्ट तो कहीं बाधित नहीं हो रहा, इसको ध्यान में हमेशा रखना चाहिए। नॉट रिमूविंग द ड्रॉबैक्स एरर ऑफ द लेजिस्लेचर। देखिए उस कानून के, उस लॉ के, उस स्टैट्यूट्स के ड्रॉबैक क्या है, एरर क्या है, वो हमें नहीं बताना। हमने तो उसकी सिर्फ इनकन्सिस्टेंसी जो है उसको दूर करना है, असंगतता जो है उसको दूर करना है। द 8th रूल ऑफ द लॉजिकल इंटरप्रिटेशन इज द नॉट रिमूविंग द ड्रॉबैक्स एरर ऑफ द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर इज एन इनलाइटेंड बॉडी, इट इज़ अज्यूम्ड अबाउट द लेजिस्लेचर दैट इट कैन डू नो रॉन्ग। ये माना जाता है कि वो कभी भी गलत नहीं कर सकती है। कभी भी विधान पालिका, हमारा जो पार्लियामेंट कोई कानून आता है तो वो कभी गलत नहीं हो सकता, ये माना जाता है। देयरफॉर कीपिंग इन माइंड even at the time of interpretation the legislature should avoid the making mistake. It should not appropriate to make arbitrary interpretation of the constitution while removing the mistake of the legislature. तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जब भी कोर्ट इंटरप्रिटेशन करे तो वो जो है किसी उस लेजिस्लेचर की कोई कमियां या एरर वहाँ पे ना निकाले, क्योंकि इंडिया में जो है जब किसी भी जो विधायिका होती है उसको सर्वोच्च माना जाता है और वो जो काम करती है वो ठीक ही करती है। तो ये कोर्ट को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि वो किसी भी लॉ की जो है ड्रॉबैक या एरर वहाँ पे ना निकाले। मुल्तान म्यूनसिपैलिटी वर्सेस भाई किशन चंद्रा का केस है।
लाहौर हाई कोर्ट दैट इफ़ देयर इज़ एनी मिस्टेक और एरर इन द स्टैट्यूट, अगर किसी तरीके की कोई मिस्टेक है या कोई गलती है किसी कानून में, इट कैन बी करेक्ट ओनली बाय द लेजिस्लेचर, तो इसको ठीक करने की जिम्मेवारी सिर्फ लेजिस्लेचर की है। कोर्ट कैन नॉट प्ले द रोल ऑफ लेजिस्लेचर, कोर्ट जो है कानून बनाने का रोल प्ले नहीं कर सकते, उसका काम तो सिर्फ उसको इंटरप्रेट करना है, ना ही उसकी गलतियों को निकालना है। पी रेड्डी वर्सी वी रेड्डी का केस है, इवन इफ देयर इज ए मिस्टेक इन द स्टैट्यूट ड्यू टू द मिस्टेक ऑफ द ड्राफ्टर और मिस्टेक मेड, इट कैन नॉट बी रेक्टिफाइड और अमेंडेड बाय द कोर्ट, अगर कोई गलती हो भी गई है कोर्ट कानून बनाने में या उसको, तो कोर्ट उसको रेक्टिफाई नहीं कर सकता। कोर्ट का काम तो सिर्फ उस स्टैट्यूट की जो है इंटरप्रिटेशन करना है अकॉर्डिंग टू द इंटेंशन ऑफ दैट एक्ट और स्टैट्यूट। शॉर्ट कमिंग नॉट बी फिल्ड, द नाइन्थ एंड फाइनल रूल ऑफ द लॉजिकल इंटरप्रिटेशन नॉट फिल द शॉर्ट कमिंग, वो जो कमियां हैं उस एक्ट के अंदर उनको फिल करना भी कोर्ट की जिम्मेवारी नहीं है। मैनी टाइम्स देयर इज सम डेफिशिएंसी इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ ऑल्सो नेचुरल बट सच शॉर्ट कमिंग कैन नॉट बी फिल्ड बाय द कोर्ट, लेकिन इन कमियों को कोर्ट पूरा नहीं करेगी, ये जो है वो तो सिर्फ उसको इंटरप्रेट करेगी। कमियों को दूर करने का काम जो है वो किसका है, वो लेजिस्लेचर का है। नथिंग कैन बी एडेड टू द स्टैट्यूट बाय द कोर्ट, कोर्ट किसी तरीके कोई वर्ड ऐड नहीं करेगी, ना ही किसी तरीके उसको रिमूव करेगी, ना ही कोई जो है वहाँ पे अनलेस कोई भी एक्सप्लेनेशन देगी जो कि ठीक नहीं है। सी फोर्ड कोर्ट एस्टेट लिमिटेड वसी इच it was said that the task of the court is not to remove or shortcoming in the statute but to interpret them, तो ये साफ बोला गया है कि कोर्ट का काम ना तो उस स्टैट्यूट की कमियों को रिमूव करना है, ना ही उसमें किसी वर्ड को ऐड और रिमूव करना, उसका काम तो सिर्फ उस एक्ट को सिर्फ इंटरप्रेट करना ही उसका काम है। इसी तरीके से बदामी लाल वसी चंद्रा प्रसाद खैरती लाल के केस, खन्ना के केसेस में भी यही चीज़ यहाँ पे बोली गई। थैंक यू सो मच।